हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग कहाँ से है? ठीक है। देखो, तो हम बता रहे थे आपको कि आप सोच रहे होंगे रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग कहाँ से आ गया। हम तो रिपोर्ट के वाले में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसलिए ये रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग की बात आई क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए केवल वॉर्स ही के थ्रू ये नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ कि जो कहना चाहिए कल्चर है, उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है नेशन के आइडिया को क्रिएट करने में। अब देखिए, कल्चर में क्या क्या आता है। कल्चर में आता है आर्ट, पोइट्री, थ्योरीज, म्यूजिक हेल्प टू शेप नेशनल फीलिंग। ठीक है, आर्ट, पोइट्री, थ्योरीज, ठीक है, और आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक, इन्होंने जो है वो नेशनल फीलिंग को शेप लेने में या इसको इम्प्रूव करने में हेल्प की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि रोमांटिसिज्म है ना। अब रोमांटिसिज्म को हम देखेंगे एक कल्चरल मूवमेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में रोमांटिक आर्टिस्ट के थ्रू जो है वो उन्होंने लोगों में इम्प्रूव करने के या डेवलप करने के लिए कोशिश की। ठीक है, ज़्यादातर जो पोएट्स थे और आर्टिस्ट थे, रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स जो थे, उन्होंने रीज़न और साइंस को ग्लोरीफाई करने के लिए क्रिटिसाइज किया। ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस फोकस्ड ऑन इमोशन। ठीक है, इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ये कहा कि साइंस और रीज़न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है ना, ये चीज़ गलत। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने ये किया कि पोइट्री और फोक सॉन्ग्स, डांसेस, इनकी जो है उन्होंने हेल्प ली। ठीक है, इनकी उन्होंने हेल्प की और इनके थ्रू जो है लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट की। ठीक है, और एक तरीके से उनमें एक फीलिंग ये आई कि उनकी कलेक्टिव हेरिटेज है। हेरिटेज माने जो हमें अपने फोर फादर से, अपने पहले वाली पीढ़ी से जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें मिला है, उसको कहते हैं। ठीक है, कॉमन कल्चर। ठीक, और ये आप हमेशा याद रखो कि एक कॉमन कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चर ये एक बेस है किसी भी नेशन का। ठीक है, एक जॉन गॉटफ्रीड एक फिलोसफर हुए, जर्मन फिलोसफर, उन्होंने क्या कहा कि जर्मन कल्चर जो है वो कॉमन लोगों के पास या कॉमन लोगों की पहुंच में होना चाहिए। राइट है, समझ में आ गया ना। अब ये कैसा होगा? देखिए, कॉमन जो पर्सन्स हैं वो क्या हैं? फोक सॉन्ग्स। फोक सॉन्ग्स माने लोकल
सॉन्ग्स, यानी वो सॉन्ग जो लोकल लोग आसानी से समझ सकें। इसी तरह से सेम चीज़ पोइट्री हो गई और सेम हो गया डांस। ठीक है, वो डांस, वो पोइट्री, वो सॉन्ग्स जो लोकल लेवल पर लिखे जाते हों और जो लोगों के अच्छी तरह समझ में आते हैं। ठीक है, तो ये एक टेंडेंसी जो थी वो वहाँ पर डेवलप की गई। ठीक है, और इस तरह के जो कल्चर था वो ज़रूरी था नेशन बिल्डिंग के लिए, यानी कि नेशन को बनाने के लिए। ये एक बात जो है वो बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखिए एक पोलैंड का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, 1815 में जब वियना कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस हुई, जिसको मेटरनिक ड्यूक ने होस्ट किया था, तो वहाँ पर एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना जिसको कहा जाता है। उसके अंडर में पोलैंड को जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनके बीच में जो है उसको बांट दिया गया। ठीक है, तो पोलैंड में जो है, पोलैंड का हम रीजन, पोलैंड का जो है हम यहाँ पर एग्जांपल ले लिए। ठीक है, और इसको जो है 18वीं सेंचुरी में ग्रेट पावर जो रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया थी, ठीक है, उनके बीच में इसको बांट दिया गया था। और वहाँ पर नेशनल फीलिंग जो थी म्यूज़िक और लैंग्वेज के थ्रू उनको बनाए रखा गया। ठीक है, इसमें ही एक कैरोल कोपेंस्की एक हुए हैं और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नेशनलिज्म की फीलिंग को बनाए रखने के लिए हमें उन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए जिसको कि जो लोकल पीपल हैं वो अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, ओपेरास, म्यूज़िक, फोक डांस। ठीक है, अब फोक डांस की फॉर्म थी वहाँ पे पोलोनाइज और मजुरका। ठीक, इनको एक तरीके से उन्होंने नेशनल सिंबल माना। ठीक है, यानी कि नेशनल स्ट्रगल के लिए एक सिंबल्स की फॉर्म में उन्होंने जो है इसको मानना शुरू किया। ठीक है, और एक हम आपको एक और हम बताएंगे यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ये तो हमने कल्चर बता दिया आपको पोलैंड में। सेम कंट्री पोलैंड में ही हम लैंग्वेज की फॉर्म में जो है इसको हम बताएंगे आपको, नेशनल फीलिंग को लैंग्वेज से कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने के लिए लैंग्वेज ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। ठीक है, जब रशिया ने इसको ऑक्यूपाई किया, रशिया ने जिस पर अधिकार कर लिया, तो पोलिश लैंग्वेज जो है उसे हटा दिया गया और रशियन लैंग्वेज को हर जगह पर जो है वो लागू किया गया। ठीक है, तो रशियन रूल के अगेंस्ट एक आर्म्ड रिवोल्ट हुआ 1831 में। ठीक, तो पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज को नेशनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में यूज़ किया गया। ठीक है, रेजिस्टेंस माने उसका विरोध के रूप में। ठीक, पोलिश जो है वो चर्च गैदरिंग्स में या जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस लोगों को दिए जाते थे उसमें उसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से चर्च में जितने प्रीस्ट थे, जितने बिशप्स थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया और साइबेरिया भेज दिया गया। ठीक, और उनका गलती क्या थी, उनका कि उन्होंने रशियन लैंग्वेज में लोगों को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने से मना कर दिया। ठीक, तो पोलिश लैंग्वेज का यूज़ जो है
वो एक तरह से स्ट्रगल अगेंस्ट रशिया का एक सिंबल बना। ठीक है, रशियन लैंग्वेज जो है, पोलिश लैंग्वेज जो है वो एक तरह से रशियन लैंग्वेज के अगेंस्ट में एक स्ट्रगल का जो है वो जरिया बना। ठीक है, अब देखिए हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 में जो 1830 का जो ईयर था उसमें यूरोप में बहुत हार्डशिप आ गई। ठीक है, कैसे आ गई? 19th सेंचुरी के जो फर्स्ट हाफ था उसमें पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। ठीक है, अब देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तब क्या होगा? लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी। किसकी? फूड की, है ना। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, तो कितने लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि वो माइग्रेट होने लगे। ठीक है, माइग्रेट होकर के वो शहर आ गए, सिटीज़ में जॉब के सर्च के लिए वहाँ पर वो लोग आ गए। ठीक है, यहाँ पर उन्हें बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। ठीक, रीज़न क्या था? क्योंकि जो इम्पोर्ट मशीन्स थी या जो मशीन मेड गुड्स थी इंग्लैंड से इम्पोर्ट की जा रही थी। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो ज़्यादा एडवांस था। ठीक है, तो इससे बहुत उन्हें कंपटीशन करना पड़ रहा था। और पर्टिकुलरली ये जो है टेक्सटाइल प्रोडक्शन में कंपटीशन ज़्यादा था। और यहाँ पे क्या था? ज़्यादातर जो टेक्सटाइल था वो होम्स में या छोटी छोटी वर्कशॉप में जो है वो बनता था। ठीक है, और कोई काम होता भी था तो वो पार्टली मैकेनाइज्ड होता था, मशीनों से होता था। ठीक है, तो पीसेंट जो थे वो अभी भी बेचारे जो हैं वो परेशान थे और फूड की जो प्राइसेस थी वो बढ़ गई। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से जो लोग थे वो माइग्रेट होने लगे सिटीज़ में। सिटीज़ में उनको टफ कंपटीशन जो है फेस करना पड़ता था, क्योंकि मशीन मेड गुड जो है वो पर्टिकुलरली जो टेक्सटाइल्स के उसमें थी वो उनको करना पड़ती थी, वो इम्पोर्ट होती थी। ठीक है, उससे उनका कंपटीशन होता था। ठीक है, अब देखिए फूड प्राइसेस बढ़ गए। फूड प्राइसेस क्यों बढ़ गए? फूड प्राइसेस क्यों बढ़ गए? आपको एक नियम तो पता ही होगा कि जब कोई चीज़ कम होती है, मान लो 50 लोगों का हमारे पास अनाज है और 100 लोगों को चाहिए, 50 लोग बिना अनाज के रहेंगे, है ना। तो इसलिए जो है वो अनाज के दाम बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने कहा राइज ऑफ फूड प्राइसेस। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज पॉपुलेशन वाज इंक्रीज्ड। ठीक, इसलिए फूड की शॉर्टेज जो है वो हो गई, क्योंकि अब और ज़्यादा लोगों को भोजन की ज़रूरत थी। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो हार्वेस्ट जो है वो ख़राब हो गई थी, क्रॉप फेल हो गई थी, और इन दोनों की वजह से फूड शॉर्टेज जो है वो हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज होके अनएम्प्लॉयमेंट, फूड प्राइस बढ़ने के कारण, हार्वेस्ट बैड होने के कारण, क्रॉप फेल होने की वजह से फूड शॉर्टेज हो गई। और फूड शॉर्टेज होने की वजह से 1848 में लोग जो हैं वो पेरिस के में सड़कों पर बाहर निकल आए। ठीक है, जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको लोगों ने हटा दिया और इस तरह से उन्होंने उनको घेरा कि लुइस फिलिप जो थे उस समय, अब आपको पता ही है कि अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट को जिम्मेदार माना जाता है।
पता ही होगा ये, है ना। तो इसलिए जो ये लोग चीज़ों की जो दाम बढ़े, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो लुइस फिलिप को माना गया। तो इसलिए उन्होंने लुइस फिलिप को ये जो महल था उसको घेर लिया। लुइस फिलिप ने जब ये देखा तो उसने सोचा कि हम यहाँ से चले जाएं तभी अच्छा रहेगा, है ना। और इसलिए लुइस फिलिप जो है वो अपनी जगह छोड़ करके भाग गए, ठीक है। अब जब वो भाग गए तो अब जगह खाली हो गई रूलर की, तो नेशनल असेंबली ने जो है उसकी जगह ली और उन्होंने रिपब्लिक जो है डिक्लेयर किया। और जो एडल्ट मेल थे 21 ईयर से अबव, उनको एक तो राइट टू वोट दिया, ठीक है। सफ्रेज का मतलब होता है राइट टू वोट दिया, और राइट टू वर्क उनको गारंटी दी, ठीक है। अब इसी में हम जो है एक और पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ वीवर्स ऑफ साइलेशिया, ठीक है। साइलेशिया में एक स्टोरी है, आप समझ लीजिए। साइलेशिया में 1845 में पीसेंट्स ने या जो वीवर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में एक रिवोल्ट किया, ठीक है। होता क्या था कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो आते थे, उनको ऑर्डर देते थे और फिनिश गुड जो है वो उनसे ले लेते थे, ठीक है। फिनिश गुड्स लेने के बाद उनको पैसा बहुत कम देते थे, ठीक है। बताते भी हैं वो, आपकी बुक आप जब देखोगे तो उसमें बताया कि 18,000 लोग वहाँ रहते थे। कॉटन वेविंग उनका जो है वो ऑक्यूपेशन था, ठीक है। लेकिन वर्कर्स जो थे वो बहुत परेशान थे। तो 4 जून को दोपहर के 2 बजे बहुत बड़ी भीड़ जो वीवर्स की थी वो अपने घरों से बाहर आई, ठीक, और कॉन्ट्रैक्टर से हायर वेजेस की डिमांड करने लगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके साथ गलत व्यवहार किया, ठीक है, उनको धमकी दी। तो इसलिए एक जो ग्रुप था इन लोगों का, वो क्या था, वो वहाँ हाउस में घर में पहुँचा और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके घरों को तोड़ फोड़ दिया, ठीक है। जैसे खिड़कियाँ हैं, फर्नीचर है और कांच का जो सामान है उसको तोड़ दिया, ठीक है। दूसरे लोग जो थे, तो दूसरा ग्रुप था, वो उनके गोदामों में गए और जो क्लोथ्स की जो जहाँ क्लोथ्स रखा होता उसको उन्होंने लूट लिया, ठीक है। और जब उनकी फैमिली के लोग भाग कर दूसरी जगह गए तो उनको वहाँ पर किसी ने भी वहाँ पर उन्हें अपने घर में नहीं घुसने दिया, ठीक है। 24 घंटे के बाद जो है जब आर्मी वहाँ पे आई तब जो है 11 वीवर जो हैं वो मारे गए। और इस तरह से जो वीवर साइलेशियन वीवर्स की जो रिपोर्ट था वो खत्म हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से अब देखिए रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848, ठीक है। अब आप कहोगे कि अभी तो रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था, अब ये क्या है। देखिए रेवोल्यूशन वो था पुअर पर्सन्स के द्वारा, ठीक है। अब जो आप रेवोल्यूशन पढ़ रहे हो वो क्या है, रेवोल्यूशन जो है वो जो पुअर लोगों ने किया था उसके साथ साथ जो है मिडिल क्लास के मैन और वुमेन ने भी रिवोल्ट किया, ठीक है। इसके जो लीडर थे वो क्या थे, मिडिल क्लास के लिबरल लोग, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, 1848 में फ्रांस में क्या हुआ, जो मोनार्क थे और रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफ्रेज,
आपको बताया ही था मैंने कि एक तो रिपब्लिक हो गए, मोनार्क रिपब्लिक हो गए, है ना, और जो सफरेज है वो मेल सफरेज, यानी राइट टू वोट वॉज गिवन ओनली टू द मेल पर्सनस। ठीक है, तो इस तरह से यूरोप के जो अदर पार्ट्स थे, यूरोप के जो दूसरे पार्ट्स थे वो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स में नहीं थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, है ना, तो वहाँ भी लोगों ने इस तरह की डिमांड करना शुरू किया और इस तरह से वहाँ पर जो नेशनल यूनिफिकेशन था वो शुरू हो गया। ठीक है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर जो पॉपुलर अनरेस्ट था उसका फ़ायदा उठाया और इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की डिमांड की और फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये उन्होंने डिमांड की। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको जर्मनी का एक केस स्टडी बताते हैं कि जर्मनी में एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बहुत सारी थी जिसके मेंबर्स जो थे वो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्परस आर्टिसंस थे। ठीक है, आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मिडिल क्लास के जो रिच पर्सन, लेस रिच पर्सनस थे, उन्होंने जो है पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह जो हैं वो बनाए थे, है ना। तो ये लोग जो थे वो फ्रैंकफर्ट में आए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली जो है वो वोट करेगी। ठीक है, 18 मई 1848 को 831 जो मेंबर्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स थे, और ये फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे हुए और इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था कि उसका हेड जो है वो मोनार्क होगा। ठीक है, और वो मोनार्क जो है वो पार्लियामेंट पर बेस्ड होगा। और इन टर्म्स में उन्होंने जो है राजा बनाया फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, जो प्रूशिया के किंग थे, उनको उन्होंने राजा बनाया। ठीक, मतलब उन्होंने ऑफर किया, बनाया नहीं, राजा नहीं बनाया, बल्कि उनको ऑफर किया, है ना। और ऑफर करने के बाद उन्होंने, अब विलियम फोर्थ ने इसको रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो इस तरह से एरिस्टोक्रेसी के अपोजिशन में होने की वजह से मिलिट्री जो है वो स्ट्रांग हो गई। ठीक है, और इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया और प्रपोजल जो है वो फेल हो गया। ठीक है, अब देखिए पोजीशन ऑफ वुमेन। वुमेन की पोजीशन क्या थी? वुमेन ने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, न्यूज़पेपर शुरू किए, पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इसके बाद भी, इतना होने के बावजूद भी वुमेन ने जो है वो सफ्रेज राइट उनको नहीं मिला। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जब सेशन हो रहा था सेंट पॉल चर्च में, तो वुमेन जो है वो केवल ऑब्जर्वर की तरह गैलरी में खड़ी हुई थी। ठीक है, और कंजर्वेटिव्स ने 1848 में अपना जो ओल्ड ऑर्डर था, यानी कि जो ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटर था, उसको जो है उन्होंने अगेंस्ट शुरू नहीं कर पाए। ठीक है, तो मोनार्क को अब ये पता लग गया कि अब हमारी मनमानी नहीं चलेगी, है ना। तो इसलिए उन्होंने जो है लोगों के बारे में सोचना शुरू किया और कुछ कंसेशंस जो थे वो जनता को या पब्लिक को देने शुरू किए। ठीक है, 1848 में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, उसमें चेंजेस आने लगे और बॉन्डेड लेबर और सर्फडम जो है वो दोनों ही ख़त्म कर दिए गए जब हैब्सबर्ग
एम्पायर जो है वो रशिया में था, ठीक है। और हैप्सक रूलर्स ने और फ्रीडम और जो पावर्स थी वो हंगेरियंस को 1867 में दे दी, ठीक है। तो इस तरह से दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर, ओके, एंड स्टे विद अस, थैंक यू, हैव ए गुड डे।